Okay, so we are doing right now formation of differential equation word problems. We are in exercise 6.2 and this is sixth problem that we are solving from exercise 6.2. The question is find the differential equations of all for all circles having radius 9 and center at point h comma k. Okay, तो सबसे पहले तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं होगा, इक्वेशन होगा. सो स्टूडेंट्स, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स. ऑल सर्कल्स मतलब फैमिली ऑफ सर्कल्स. ऑल सर्कल्स मतलब फैमिली ऑफ सर्कल्स. ठीक है ना, फैमिली ऑफ सर्कल मतलब इनफाइनाइट सर्कल होगा. ओके, सो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ all circles having radius 9 centimeter, 9 centimeter नहीं दिया है, 9 units and center at point h comma k. अब हम सबको मालूम है कि अगर एक सर्कल का सेंटर h comma k है, अगर एक सर्कल का सेंटर है h comma k, ये y एक्सिस है, ये यहाँ पे x एक्सिस है, ठीक है, सेंटर है h comma k, तो वो h और k कहीं भी हो सकता है ना. देखो उन्होंने क्या बोला है, रेडियस इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, 9 यूनिट्स, आई एम सॉरी. ये देखो ये सेंटर है h कॉमा k. अब ये h k कोई भी नंबर हो सकता है, h की जगह पे, और रेडियस h की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, k की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है. और रेडियस क्या कहा है उन्होंने कहा रेडियस इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, 9 यूनिट्स. सो ये रेडियस 9 है. ठीक है, तो अपने पास में क्या डेटा है, अपने पास में डेटा है कि रेडियस हमेशा 9 होना चाहिए और सेंटर h कॉमा के, मतलब सेंटर कहीं भी हो सकता है. तो अभी आप बताइए, ये कोई एक सर्कल तो होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ साइज बताया है. साइज जो है, सर्कल का साइज जो है वो बताया है. सर्कल का साइज क्या है, सर्कल का साइज 9 है, ये बताया है. देखो, लेकिन सर्कल का सेंटर कहीं भी हो सकता है. देखो ये यहाँ पे भी हो सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है. तो जब यहाँ पे होगा, जब ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे हो सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है. कहने का मतलब कि इनफाइनाइट सर्कल्स हो सकते हैं. देखो ये सब सर्कल का रेडियस कितना है, 9 है. इन सब का रेडियस 9 है और इनका सेंटर h कॉमा k. देखो h कॉमा k होने के कारण सेंटर कहीं भी हो सकता है, ये सेंटर कहीं भी हो सकता है, क्योंकि h का वैल्यू जो भी हो, कुछ भी हो सकता है, और k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेडियस सबका 9 है. इसके लिए देखो सारे सर्कल का साइज जो है, साइज सेम होगा. तो ऐसे कितने सर्कल्स मैं बना सकता हूं, इनफाइनाइट. देखो इसका सेंटर यहाँ पे है, 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 इसका सेंटर, सबका सेंटर अलग अलग है. क्यों? क्योंकि h और k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. h और k क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. तो यहाँ पे इनफाइनाइट सर्कल है, इनफाइनाइट सर्कल. तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे ये इनफाइनाइट सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, तो मुझे पहले एक जनरल सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, जनरल सॉल्यूशन या जनरल इक्वेशन. वो जो जनरल सॉल्यूशन है वो इन सब सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा.
ये जनरल सॉल्यूशन ये सब सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। और उसके बाद में मैं एक बार जनरल सॉल्यूशन लिख लूंगा, उसके बाद में मैं स्टार्ट करूंगा वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना। ठीक है, तो देखो आपको इतने सारे सर्कल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ करोगे। मैंने इतने इसलिए ड्रॉ किए क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। ठीक है ना, तो ये है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म। इक्वेशन ऑफ सर्कल, मैं यहाँ से सॉल्यूशन लिखता हूँ। इक्वेशन ऑफ सर्कल in center radius form can be given as, how it can be given? It can be given as x minus h square plus y minus k square equals to r square. सेंटर रेडियस फॉर्म में क्या होता है? x माइनस एच स्क्वायर, x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर स्क्वायर प्लस y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, और r क्या है? 9। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2xh, x स्क्वायर माइनस 2xh प्लस h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2yk प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू 9 स्क्वायर मतलब 81। ठीक है, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2hx, ओके, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 81 इक्वल्स टू 0। देखो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ये वो इक्वेशन है जो अकेले इनफाइनाइट सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। वो सब सर्कल का रेडियस 9 होगा लेकिन सेंटर कहीं भी हो सकता है। तो मुझे वो जनरल सॉल्यूशन मिल गया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा और आगे देखो अब क्या होगा। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसके अंदर, चेक करो। इसके अंदर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो ये 2 बार डिफरेंशिएट होगा। मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। पहली बार डिफरेंशिएट होगा तो देखो क्या मिलेगा, d by dx of x square minus 2hx plus y square minus 2ky plus h square plus k square minus 81 equals to d by dx of 0, राइट हैंड साइड 0 है। ठीक है ना, देखो अभी d by dx of x square 2x minus 2h, डेरिवेटिव ऑफ x is 1 plus 2y d by dx of y, okay, minus 2k d by dx of y equals to, देखो इसका डेरिवेटिव 0, k स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और 81 का डेरिवेटिव भी 0 इक्वल टू 0, 0 का डेरिवेटिव 0। ओके, अब देखो एक बार डिफरेंशिएट हो चुका है, एक बार और डिफरेंशिएट करना है। उसके पहले देखो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जितने भी नॉन जीरो टर्म्स हैं, ये देखो ये इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी कॉमन फैक्टर 2 है, सब में कॉमन फैक्टर 2 है। ठीक है, बाकी तो 0 ही है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं लिखता हूँ डिवाइडिंग थ्रू आउट, यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 वी गेट देखो क्या मिलेगा, x माइनस h प्लस y dy by dx minus k dy by dx equals to 0। ठीक है, देखो अब मुझे क्या करना है, ये मेरा हो गया, इसको मैं लिखूंगा x माइनस एच, और यहाँ से मैं dy by dx अगर कॉमन लेता हूँ तो मुझे मिलेगा y माइनस k। ये हो गया मेरा
इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। देखो ये इक्वेशन मिल रहा है आफ्टर फर्स्ट डेरिवेटिव, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया है और ये मुझे मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में मुझे एक बार और डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं मैं। देखो तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग 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 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे मिलेगा d by dx of x minus h plus d by dx of dy by dx into y minus k equals to d by dx of 0। तो ये देखो क्या हो जाएगा, d by dx of x minus h, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 minus 0 प्लस 1 माइनस 0, और यहाँ पे ये u है और ये v है। देखो ये y माइनस के पूरा ब्रैकेट को मैंने v लिया है और dy by dx को u लिया है, प्रोडक्ट रूल यूज करना है ना, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, dy by dx of y minus k plus y minus k into d by dx of dy by dx equals to 0, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में मुझे मिलेगा 1 प्लस, देखो d by dx of y minus k क्या होगा, dy by dx minus 0, तो ये हो जाएगा dy by dx स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको मिलेगा y minus k into d2y upon dx2 equals to 0, ठीक है। तो अब मैं देखो क्या करता हूँ, देखो यहां से देखो दो बार डेरिवेटिव हो गया, ये है इक्वेशन नंबर 3, ये दूसरी बार डेरिवेटिव हो गया तो ये मिला। लेकिन अभी भी मैं क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि अभी भी इसमें के दिख रहा है। देखो अगर अगर तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए तो जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट करके और सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखो अब मेरा एम क्या है, क्या मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर सकता हूं, कभी नहीं, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूं। लेकिन मुझे ये जो k है इस k को एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखो अब मैं कैसे करता हूं, मैं लिखता हूं देयरफॉर ध्यान से देखो, नेक्स्ट स्टेप में मुझे मिलेगा y माइनस के d2y by dx2 equals to -1 minus dy by dx the whole square। Therefore y minus k equals to 1 प्लस, देखो इसमें से नेगेटिव कॉमन लिया तो 1 प्लस dy by dx स्क्वायर 1 प्लस dy by dx स्क्वायर 1 प्लस dy by dx स्क्वायर डिवाइड बाय d2y by dx2, ठीक है। ये है तुम्हारा y माइनस के का वैल्यू, इसको याद रखना, ये y माइनस के है। y माइनस के तुमको यहाँ पे मिला है, इसको मैं नंबर 5 लिखता हूँ। अब आगे देखो, अब ये y माइनस के मैं 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा, y माइनस के को मैं 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे x माइनस h मिल जाएगा। ओके देखो मैं लिखता हूँ यूजिंग
using y minus k from equation 5 in 2 we get, देखो क्या मिलेगा x minus h plus क्या है dy by dx into y minus k, ठीक है ना। सो प्लस dy by dx into y minus k, और y minus k क्या है, y minus k है नेगेटिव 1 plus dy by dx whole square upon d2y by dx2, नेगेटिव 1 plus dy by dx whole square, 1 plus dy by dx whole square, सॉरी यहाँ पे ये एक मिस्टेक हो गई है, ये होल स्क्वायर नहीं है, ओके ये यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये सिर्फ dy by dx का स्क्वायर है, ओके तो मिस्टेक ये हो गई है कि ये स्क्वायर जो है वो बाहर नहीं होगा, देखो ये स्क्वायर क्या है, ये स्क्वायर अंदर ही होगा बच्चों, ये देखो ये स्क्वायर इधर है, ठीक है, ये माइनस कॉमन लिया तो 1 प्लस dy by dx स्क्वायर होगा, ओके कंप्लीट ब्रैकेट स्क्वायर नहीं है, सो दिस इज तो यहाँ पे भी अपने को ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये ओके ये इस तरह से है, माइनस बाहर है और 1 प्लस dy by dx स्क्वायर है ना। हमने वहां पे मिस्टेक क्या कर दी थी, हमने ऐसे लिख दिया था और ये 2 हटा दिया था, ओके तो वो चेंज कर दिया मैंने, ओके आप सबको होशियार रहना चाहिए, देखो ऐसे सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं, ओके थोड़ा सा ध्यान हटा और आपका थोड़ा सा आप गड़बड़ किए और मिस्टेक हो जाती है, तो ये तो अब तक तो सही है सब, अपॉन d2y by dx2, अपॉन d2y by dx2, ठीक है इक्वल टू 0, ये मैंने क्या किया y माइनस h को मैंने y माइनस k को मैंने यहाँ पे पुट किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, यहां से मुझे x माइनस h का वैल्यू मिलेगा, अब देखो देयरफॉर x माइनस h, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, और क्या मिलेगा dy by dx into 1 plus dy by dx square upon d2y by dx2 equals to 0, तो यहाँ से मुझे x minus h मिलेगा, therefore x minus h is dy by dx into 1 plus dy by dx square upon d2y by dx2, ये मिला मुझे इक्वेशन नंबर 6, ये है इक्वेशन नंबर 6। देखो अभी मेरे पास में x माइनस h और y माइनस k दोनों का वैल्यू है, y माइनस k भी है और x माइनस h भी है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों को यहां पे पुट कर दूंगा, ये देखो इसमें देख रहे हो मेरे पास में x माइनस h और y माइनस k दोनों भी है, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ओके ये यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ 1a लिख देता हूँ, ठीक है ये 1a, सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे using x minus h and y minus k in 1a, okay guys, so यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, using x minus h and y minus k, using x minus h and y minus k in 1 we get, देखो क्या मिलेगा, इक्वेशन क्या है ये, देखो यही तो स्टेप्स है ना, पहला स्टेप क्या है, काउंट द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दूसरा स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट एज मेनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और तीसरा स्टेप क्या है,
using the given general solution and the equations obtained after differentiation, try to eliminate the arbitrary constant. So x minus h square plus y minus k square. ठीक है, तो x minus h इसका स्क्वायर करना पड़ेगा. ओके, तो देखो क्या मिलेगा. Therefore, we will get dy by dx into 1 plus dy by dx square, okay, upon d2y by dx2, और ये पूरे का स्क्वायर है. देख रहे हो, ये हो गया x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर. y माइनस के का वैल्यू क्या है, देखो ये रहा y माइनस के, ये y माइनस के है. ठीक है, तो इसको भी स्क्वायर करेंगे. सो माइनस 1 प्लस dy by dx स्क्वायर अपॉन d2y by dx2, d2y by dx2 the whole square equals to 81. r square मतलब 81, r is 9. ठीक है ना. अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा. नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा इसका स्क्वायर, आपको मिलेगा dy by dx the whole square, okay, into 1 plus dy by dx square the whole square. ठीक है, इसका स्क्वायर और इस ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन d2y by dx2 the whole square प्लस, अभी देखो ये नेगेटिव है लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो क्या मिलेगा 1 प्लस dy by dx square the whole square, okay, upon d2y by dx2 the whole square equals to 81. अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई d2y by dx2 the whole square, multiplying throughout by d2y upon dx2 the whole square, we get, देखो क्या होगा, जब मल्टीप्लाई करोगे इस टर्म में तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा. और राइट साइड में क्या होगा, जब 81 में मल्टीप्लाई करोगे तो वो वहां पे दिखेगा. ठीक है ना. तो देखो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा dy by dx स्क्वायर इंटू 1 प्लस dy by dx स्क्वायर द होल स्क्वायर. ठीक है, ये वाला टर्म मिल गया, ये वाला. अब ये मिलेगा प्लस 1 plus dy by dx square the whole square, 1 plus dy by dx square the whole square equals to 81 into d2y by dx2 the whole square. अब देखो, अभी इन दोनों टर्म में ध्यान से देखो, ये जो दोनों टर्म है तुम्हारे पास, ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों टर्म में ये पर्टिकुलर फैक्टर कॉमन है. देखो ये वाला, ये दोनों में है, दिख रहा है, 1 प्लस dy by dx स्क्वायर द होल स्क्वायर. तो अब मैं ये कॉमन ले लूंगा. ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या मिलेगा, therefore 1 plus dy by dx स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो मुझे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा dy by dx स्क्वायर और यहाँ से मुझे मिलेगा +1. ओके, dy by dx स्क्वायर और यहाँ से मुझे मिलेगा +1 इक्वल्स टू 81 एंड d2y by dx2 द होल स्क्वायर. अब देखो क्या होगा, ये 1 प्लस dy by dx स्क्वायर द होल स्क्वायर है और ये भी 1 प्लस dy by dx स्क्वायर है. इसका मतलब ये टोटल क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा. सो 1 प्लस dy by dx स्क्वायर द होल क्यूब, 1 plus dy by dx square the whole cube, equals to 81 into d2y by dx2 the whole square. This is, यही है तुम्हारा differential equation. This is required differential equation. Solution थोड़ा बड़ा था लेकिन याद रखो solution difficult नहीं है, बहुत simple solution.
ये जरूर करो, बार बार करो, ये एग्जाम में 4 मार्क के लिए प्रॉब्लम आ सकता है. दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. इसको आप जरूर एक दो बार देखिए और खुद सॉल्व करिए कम से कम 2 बार. Okay, now we will solve this question number 4 from 6.2. Just now we solved question number 6. Question number 4 is find the differential equation of ellipse whose major axis is twice its minor axis. Okay, so one thing is sure here, that if you want to solve this problem, first thing you will have to write the general solution of such family of ellipses. Okay, remember that it is not one ellipse. Find the differential equation of ellipse whose major axis is twice its minor axis. So you need to know first that you need to know the basics about ellipse. If you know the basics about ellipse, then only you'll be able to solve this problem. Why? Because you first need to write the general solution of such ellipse. Which kind of ellipse? The ellipse whose major axis is twice its minor axis. So what I will do is, in short, I will explain you all this. So see here, I have drawn an ellipse here. So this is ellipse. So here what you see this shape, this curve is an ellipse. Okay, now in this curve, this is y-axis and x-axis. You will notice that along x-axis, the ellipse is having larger spread. The spread of the ellipse is more towards along the x-axis. Now see, if you notice a circle, what happens in case of a circle? See, in case of a circle, what happens? In case of a circle, if I keep this much, see, this is in case of a circle, what happens is the spread of the circle along x-axis and y-axis is same. In case of a circle, look at this. This curve is a circular curve. This is circle. So in case of circle, what happens is जितना x-axis पे spread है उतना ही y-axis पे है, और उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं. यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है, ये रेडियस है सर्कल का, ये सर्कल का रेडियस है ये, और ये कांस्टेंट है थ्रू आउट. देखो ये सेम है रेडियस. यू अंडरस्टैंड? लेकिन एलिप्स में ऐसा नहीं होता है. एलिप्स में देखो एक्स एक्सिस पे स्प्रेड कम है, सॉरी ज्यादा है, और वाई एक्सिस पे स्प्रेड कम है. तो जहां पे ज्यादा स्प्रेड होता है, जैसे ए डैश, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस. ये मेजर एक्सिस है. और जो बी डैश, ये क्या है? ये माइनर एक्सिस है. ये माइनर एक्सिस है. ओके, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हम लोग 2a लेने का. क्या लेने का? 2a. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a. क्यों? क्योंकि मतलब ए डैश, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब ए डैश. ए डैश को हम लोग 2a लेने का, क्योंकि यहां से लेके यहां तक हम लोगों ने a लिया हुआ है, इतना a लिया हुआ है. ओके, ये जो है ये इतना हम लोगों ने a लिया हुआ है इसके लिए, और ये भी a है. तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 2a. ये 2a लेने का. ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2a. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a. लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना लेने का? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस लेने का 2b. देखो ये 2b है, ये माइनर एक्सिस है bb डैश. देखो ये 2b. ओके, तो ये क्या है? OB है सेमी माइनर एक्सिस. ये सेमी माइनर एक्सिस. दिस इज ऑल्सो b. तो b प्लस b, ये कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा 2b, दिस इज मेजर माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b। अच्छा, लेकिन याद रखना यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b। ओके, और इसका इक्वेशन क्या होता है? ये जो ये जो एलिप्स है, यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और फिर लिखने का a ग्रेटर देन b, साथ में क्या लिखने का? a ग्रेटर देन b। अभी कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अगर हमने ये नहीं लिखा तो क्या होगा? कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं, अगर ये नहीं लिखा तो क्या होगा? देखो, अगर ये नहीं लिखोगे तो ये क्लियर नहीं होगा। अगर तुमने a ग्रेटर देन b नहीं लिखा तो क्लियर नहीं होगा कि मेजर एक्सिस, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसा लिखा है मैंने, मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस स्प्रेड, इलिप्स का स्प्रेड ज्यादा है, तो a ग्रेटर देन b से ये पता चलता है, a ग्रेटर देन b। ओके, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, a ग्रेटर देन b, मतलब ये ऐसा रहेगा। और अगर समझो किसी ने इक्वेशन लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और फिर लिखा a लेसर देन b, अगर ऐसा लिखा तो इसका मतलब क्या होगा? वो जो इलिप्स होगा, वो इलिप्स में स्प्रेड जो है y एक्सिस पे ज्यादा होगा, वो देखो वो ऐसा इलिप्स होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो इलिप्स कैसा होगा? ऐसा होगा, उसका y पे स्प्रेड ज्यादा होगा। आई होप इट्स क्लियर। ये क्या है? ये जो है इसका इक्वेशन है, इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो इक्वेशन एकदम वैसा ही दिखेगा, इक्वेशन दिखता वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे a छोटा है, अभी a इतना ही है, देखो ये a है और ये b है, b बड़ा हो गया। आर यू गेटिंग? ऐसा, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एंड यहाँ पे a लेसर देन b। ओके, तो इसके लिए अपने को a ग्रेटर देन b और a लेसर देन b ये बोलना पड़ता है। ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो मैंने यहाँ पे लिया है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमने लिया हुआ है 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a लिया है, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b है। ओके, चलो जल्दी से ये कॉपी कर लो आप लोग। There are many things in ellipse, but right now I am explaining only what is required for solving the problem here. Okay, so I will begin with the solution. The answer I will write. So answer here. Find the differential equation of ellipse whose major axis is twice its minor axis. Okay, so first of all I will write the equation of an ellipse can be given as, okay, I write here the equation of ellipse can be given as follows. It can be given as follows. What? X square upon a square, x square upon a square plus y square upon b square equals to 1. Okay, where I write here I write where a is greater than b, where a is greater than b. So when I write a greater than b, it is understood that the major axis is along x-axis and the minor axis is along y-axis. Okay, where a is greater than b. Now further what they say, see, as per the given question, it is clearly stated, here that major axis is twice
minor axis. What does that mean? It means A is 2 times B. It is A is 2 times B. So I write here given A equals to 2B. Okay, therefore the above equation, therefore the equation of ellipse, can be given as, how it can be given, students? It can be given as x square upon, see, x square upon a square. It was actually x square upon a square, but now that a is what? It is 2b. What is that a? It is equal to 2b. So what it will become? It will become x square upon 2b square. You understand? X square upon 2b square plus y square upon b square equals to 1. Now what I do is I write this equation properly, and that will get me so I get here x square upon 4b square plus y square upon b square equals to 1. Multiplying, I multiply throughout by 4b square. You understand? So I write here multiplying throughout by 4b square. I do this. So when I multiply the first term, I get only x square. When I multiply the second term, I get 4y square, because b square cancels, 4 is left, and here I get 4b square. You see this? Now here what you get is the general solution. ये जो तुमको मिला है, ये है वो general solution. कौन सा general solution? ये है वो equation जो उन सारे इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है. ये वो इक्वेशन है जो उन सारे इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है जिनका मेजर एक्सिस 2 टाइम्स माइनर एक्सिस है. x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4b स्क्वायर. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब यहाँ पे देखो, ये मेरा जनरल सॉल्यूशन है. यही वो इक्वेशन है जो इन सारे इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा. इनफाइनाइट इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा. कैसे इलिप्स? वो इलिप्स जिनका मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का डबल है. ओके, तो ये देखो क्या हो गया. दिस इज नंबर 1. आई राइट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पे सिर्फ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है और वो है b. मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. देयरफॉर d by dx of x square plus 4y square equals to d by dx of 4b square. So इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x. x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 4 कांस्टेंट है. देखो 4y स्क्वायर है ना, 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर लिखा, और डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर क्या होगा? 2y डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू 0. राइट हैंड साइड में क्या है? 4b स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव 0. अभी क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 गया और यहाँ से ये 2 गया. 4y x प्लस 4y डिवाइड बाय dx इज 0. दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. देखो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा सा एलिप्स के बारे में जानकारी होना चाहिए. अगर वो नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी. ओके, अगर आपको थोड़ी सी जानकारी नहीं है तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता. इसको वापस देखो एक बार और सॉल्व. Question number 7. Let's solve 7th question from exercise 6.2. Form the differential equation of all parabolas whose axis is the x-axis. Okay.
तो फिर से एक बार अगर ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले उन सब पैराबोला को रिप्रेजेंट करने वाले एक इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, मतलब जनरल इक्वेशन लिखना पड़ेगा किसका, ऑल पैराबोलास, इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास whose axis is x axis, whose axis is the x axis। तो वो लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, हमें जो स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं उसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में एक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। ये सब आपको मालूम होना चाहिए तो ही आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। देखो, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो 2D ज्योमेट्री के लिए 2D ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भारी भरकम कॉन्सेप्ट नहीं, थोड़ा बहुत तो 2D ज्योमेट्री से आना ही चाहिए, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री से। थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन का मालूम होना चाहिए, थोड़ा बहुत सर्कल का मालूम होना चाहिए, थोड़ा बहुत पैराबोला, एलिप्स का मालूम होना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं ये रिवीजन कर देता हूँ जल्दी से। ये देखो यहाँ पे चार डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला। देखो इसको बोलते हैं राइट, ये सारे स्टैंडर्ड पैराबोला हैं। क्यों? क्योंकि सबका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन है। देख लो, सब पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पे है, ओरिजिन। वर्टेक्स मतलब वो पॉइंट जो कि पॉइंट ऑफ सिमेट्री बोला जा सकता है। ओके, देखो ये वर्टेक्स है और यहाँ पे इस फर्स्ट पैराबोला में वर्टेक्स कहाँ पे है, 0 0 है और ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस जो है वो एक्सिस ऑफ द पैराबोला है फर्स्ट। इसके लिए इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है, और एक्स एक्सिस जो है वो एक्सिस ऑफ द पैराबोला है। एस क्या है, एस है फोकस ऑफ द पैराबोला। ओके, एस ए 0, ठीक है। और देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये परपेंडिकुलर फोकस से पास हो रहा है, और अगर ये परपेंडिकुलर फोकस से पास हो रहा है तो ये सबसे पहले तो कॉर्ड बन जाएगा, क्योंकि ये पैराबोला के दो पॉइंट पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है या टच कर रहा है, जो भी बोलो। ये जो है इसको मैं एल बोलूंगा, ये एल डैश है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट एल पैराबोला पे है, पॉइंट एल डैश भी पैराबोला पे है। तो अगर ये दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करने वाला एक सेगमेंट बनाता हूं तो उसको हम लोग कॉर्ड बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। अच्छा देखो, अभी ये जो कॉर्ड है ये फोकस से पास हो रहा है तो ये फोकल कॉर्ड भी हो गया। इन एडिशन टू दैट ये परपेंडिकुलर है किसको, एक्सिस ऑफ द पैराबोला को। अच्छा, ये एक्सिस क्यों बोलेंगे, इसलिए क्योंकि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, ये फोकस और वर्टेक्स दोनों को ज्वाइन कर रहा है। वो लाइन जो पैराबोला का फोकस और पैराबोला के वर्टेक्स को ज्वाइन करता है वो एक्सिस होता है। अब ये जो एक्सिस होता है ना, एक्सिस जो होता है वो पैराबोला का लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। मतलब उसके, अभी जैसे यहाँ पे आधा पैराबोला ऊपर है और आधा नीचे है, और एक चीज याद रखना कि ये जो पैराबोला का बॉडी है वो इंफिनिटी तक जाता है। ओके, ये कभी खत्म नहीं होता है, ये इंफिनिटी तक जाता है, ये क्लोज्ड कर्व नहीं है लाइक अ सर्कल। ये क्या है, ये ओपन कर्व है, ठीक है। तो ये इसको एल एल डैश को बोलते हैं लेटस रेक्टम। एल एल डैश क्या है, लेटस रेक्टम। एल एल डैश इज लेटस रेक्टम, ठीक है। और ये जो एल एल डैश है ना, लेटस रेक्टम, उसका लेंथ कितना होता है, 4a। याद रखना, इसका लेंथ होता है 4a। ओके, एल एल डैश, लेंथ ऑफ एल एल डैश इक्वल्स टू 4a, ये भी याद रखना। ओके, और ये जो 4a है ये इक्वेशन में स्ट्रेट वे यहाँ पे दिखता है। देखो, अगर तुमने y² इक्वल्स टू 4ax ऐसा इक्वेशन लिखा है तो x के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो क्या है, वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ही है।
ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी लेटस रेक्टम ये होगा, ये लेटस रेक्टम है यहाँ पे। यहाँ पे लेटस रेक्टम इधर है। एक कॉर्ड बनाना है जो फोकस से, देखो अभी यहाँ पे ये एक्चुअली जितना लेफ्ट में होना चाहिए उतना ही राइट में होना चाहिए, लेकिन ये डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ है, इसके लिए ऐसा लग नहीं रहा है, वो समझ जाओ आप लोग कि ये ऐसे ही है। जितना लेफ्ट में होना चाहिए, एस के जितना लेफ्ट में होना चाहिए उतना ही राइट में होना चाहिए। ओके, और सारे लेटस रेक्टम का लेंथ कितना है, 4a। ओके, ये है एल एल डैश, यहाँ पे है एल एल डैश, और ये है एल एल डैश। ये सारे लेटस रेक्टम है और इन सबका लेंथ कितना है, 4a। देखो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखो ऐसे बनाता हूं, ऐसे, तो ये जो ये कॉर्ड है ये भी फोकस से पास हो रहा है, तो ये फोकल कॉर्ड है, लेकिन ये लेटस रेक्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है ना, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। बात समझ में आ गई? ये सिर्फ फोकल कॉर्ड है। और अगर मैं ऐसे बनाता हूं, देखो अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये फोकल कॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये फोकस से नहीं पास हो रहा है। तो लेटस रेक्टम क्या है? लेटस रेक्टम एक स्पेशल पैरामीटर है पैराबोला में। लेटस रेक्टम जो है वो फोकल कॉर्ड है जो कि एक्सिस को परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा देखो अभी ये जो पैराबोला है ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, राइट ओपनिंग पैराबोला है। ये लेफ्ट ओपनिंग पैराबोला है, ये y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax है। ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। देखो ये पैराबोला x एक्सिस को सिमेट्रिक है, आधा ऊपर आधा नीचे। ये पैराबोला y एक्सिस को सिमेट्रिक है। ओके, इसका लाइन, इसका 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 एक्सिस क्या है, y एक्सिस है, इसका एक्सिस है y एक्सिस। और ये है पैराबोला x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। ये डाउनवर्ड ओपनिंग है, ये अपवर्ड ओपनिंग है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ये अपवर्ड ओपनिंग है, और x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay ये डाउनवर्ड ओपनिंग है। ठीक है, ओके। तो अगर मुझसे किसी ने बोला, अगर मुझसे किसी ने पूछा पैराबोला हैविंग x एक्सिस एज इट्स एक्सिस, पैराबोला हैविंग x एक्सिस एज इट्स एक्सिस, तो देखो ये दोनों पैराबोला मुझे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे किसी ने बोला पैराबोला हैविंग y एक्सिस एज इट्स एक्सिस, तो ये याद रखना पड़ेगा। ओके, अच्छा, लेकिन अभी यहाँ पे एक थोड़ी सी समस्या है। समस्या क्या है? अगर मुझसे किसी ने बोला पैराबोला हैविंग x एक्सिस एज इट्स एक्सिस, ठीक है ना, तो x एक्सिस अगर उस पैराबोला का एक्सिस है, तो अभी सोचने वाली बात यह है कि अगर x एक्सिस उसका एक्सिस है, तो वो पैराबोला, देखो यहाँ पे ये नहीं बोला है कि उस पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पे है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सिर्फ ये बोला है कि पैराबोला का एक्सिस जो है वो x एक्सिस है। हमें सिर्फ क्या बोला है, पैराबोला का एक्सिस x एक्सिस है। हमें ये नहीं बोला है कि वर्टेक्स ओरिजिन पे है। तो वर्टेक्स कहीं भी हो सकता है, पैराबोला का वर्टेक्स कहीं भी हो सकता है। तो देखो वो पैराबोला ऐसे भी हो सकता है, वो पैराबोला ऐसे भी हो सकता है। देखो ये पैराबोला सारे x एक्सिस को सिमेट्रिक होने चाहिए। तो अगर बाई चांस मेरे डायग्राम में कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गई तो आप समझ लो, क्योंकि ये एक रफ स्केच है, इतना आसान नहीं होता है ये ड्रॉ करना। ओके, तो ये देखो ये सारे पैराबोला, ये सारे पैराबोला क्या है, इनका जो एक्सिस है वो x एक्सिस है, दिख रहा है। ये थोड़ा सा नैरो पैराबोला है। नैरो पैराबोला मतलब इसका जो लेटस रेक्टम है वो लेंथ छोटा होगा, लेटस रेक्टम का लेंथ छोटा होगा। ठीक है, तो ये सारे पैराबोला, इनफैक्ट अगर मैं इस तरह से बनाऊं, अगर मैं लेफ्ट ओपनिंग पैराबोला बनाऊं वो भी चलेगा। देखो ये सारे पैराबोला जो हैं, अगर मैं इस तरह से बनाता हूं, ये पैराबोला जो है इनका भी एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है। देखो ये भी एक्स एक्सिस है। देखो इन ये सब क्या है, एक्स एक्सिस।
देखो ये सब एक्स एक्सिस, इन सब का, ये सब पैराबोला का एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है। मेरे पास जो इक्वेशन है, देखो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये इक्वेशन जो है ये उन पैराबोला का इक्वेशन है जिसका एक्सिस x है और वर्टेक्स किधर है, ओरिजिन पे है। वर्टेक्स कहां पे है, ओरिजिन पे है। लेकिन अभी यहां पे क्या है, यहां पे तो वर्टेक्स जो है वो शिफ्ट हो गया है, वर्टेक्स शिफ्ट हो गया है, वर्टेक्स कहीं भी हो सकता है, बराबर है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका इक्वेशन कैसे लिखूंगा, ओके। देखो इसको मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे एक मालूम है कि ये सारे पैराबोला जो बात हो रही है, ये सब पैराबोला का इक्वेशन, ये सारे पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस है। इसके लिए इनका इक्वेशन मैं कैसे लिखूंगा, इनका इक्वेशन तो मैं समझ गया हूं कि इनका इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इस फॉर्म में ही होगा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax ऐसा ही होगा इनका इक्वेशन, ये मेरी समझ में आ गया है, ओके। फिर से बोलता हूं, देखो यहां पे क्वेश्चन में इन्होंने बोला है ऑल पैराबोलाज हुज एक्सिस इज एक्स एक्सिस, मतलब मेरी समझ में ये आ गया है कि पैराबोला, पैराबोला एक्स एक्सिस के आधा ऊपर और आधा नीचे है, ओके। आधा ऊपर है और आधा नीचे है, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस है। तो जो इक्वेशन होगा वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, या तो ऐसा होगा, नहीं तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax ऐसा होगा, ओके। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग +4ax वाला ही लेते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी सॉल्व किया जा सकता है, हम लोग प्लस वाले से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, ऐसा होगा। लेकिन अब इसमें समस्या ये है कि ये तो, ये वाला पैराबोला तब होता है, ये वाला पैराबोला तब होता है जब वर्टेक्स, वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे होता है। ये तो जब ऐसा होगा, वर्टेक्स कहां पे होगा, ओरिजिन पे। यहां पे जब वर्टेक्स होगा 0 0 तब, ओके, तब ऐसा इक्वेशन होता है। यहां पे वर्टेक्स कहां पे है, ओरिजिन पे नहीं है, ठीक है। देखो अब मैं तुमसे बताता हूं, जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 है और वाई कोऑर्डिनेट भी वर्टेक्स का 0 है। तो इसको ऐसे समझ लो, इसको कैसे समझो, इसको ऐसे समझो कि y माइनस 0 स्क्वायर और 4a x माइनस 0, y माइनस 0 स्क्वायर, देखो y स्क्वायर, y स्क्वायर को कैसे लिखो, y माइनस 0 स्क्वायर, y स्क्वायर इज सेम एज y माइनस 0 स्क्वायर एंड x इज सेम एज x माइनस 0। सर आपने ऐसा क्यों किया, देखो मैं बताता हूं। अब याद रखना, ये वाला जो, ये वाला जो 0 है, ये वाला वो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट है और ये वाला जो 0 है वो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स होता है वो यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है। तो ये अब याद रखना तुम, ये जो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, इसको कैसे लिखना तुम, इसको ऐसे याद रखो, y माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस 0, इसको ऐसे याद रखो, ठीक है। y माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस 0 ऐसे याद रखो। अब देखो, अब हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उन सब पैराबोला का इक्वेशन लिखेंगे जिनका वर्टेक्स शिफ्ट हो गया है। शिफ्ट हो गया मतलब, शिफ्ट हो गया मतलब एक्सिस जो है पैराबोला का, एक्सिस एक्स एक्सिस है, लेकिन वर्टेक्स जरूरी नहीं है कि ओरिजिन है, वर्टेक्स आगे पीछे कहीं भी जा सकता है। एक्सिस जो है, एक्सिस अभी भी एक्स एक्सिस है, एक्सिस अभी भी एक्स एक्सिस है, लेकिन वर्टेक्स जो है जरूरी नहीं है कि यहीं पर है, वर्टेक्स यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा सोचता हूं कि जो वर्टेक्स है वो क्योंकि कहीं भी हो सकता है, तो इसको मैं क्या करता हूं, वर्टेक्स को मैं लिख देता हूं, ये वर्टेक्स है, ठीक है ना। तो वर्टेक्स को इन जनरल हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे h कॉमा k, क्या लिखेंगे, h कॉमा k। वर्टेक्स को हम लोग ने लिखा है h कॉमा k। तो अब जरा ध्यान से देखो,
अब ये सॉल्यूशन थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। पहले तो एक यहाँ पे एक डायग्राम मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ, क्योंकि वो डायग्राम आपको आगे हेल्प करेगा। ये तो थोड़े दिनों बाद आप भूल जाएंगे कि क्या बातचीत हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ the equation of all parabolas ओके, ऐसे इनफाइनाइट पैराबोलास होंगे। इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास having axis as x-axis can be given as, देखो अब इक्वेशन जो एक्सिस है पैराबोला का एक्स एक्सिस है, इसका मतलब क्या हो गया कि वर्टेक्स शिफ्ट हो गया है। वर्टेक्स कहां पे शिफ्ट हो गया बेटा? h, k पे। अब ये h, k कुछ भी हो सकता है। ये यहां देखो h, k कुछ भी हो सकता है, मतलब वो वर्टेक्स कहीं भी जा सकता है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? देखो वर्टेक्स जब 0 0 था, यहां पे था, तो तुमने क्या किया था? y -0 और x -0, ठीक है ना। अब यहां पे क्या लिखोगे? कैन बी गिवन एज y k the whole square equals to 4a वैसे ही रहेगा, 4a x h, 4a x h, ठीक है। देखो याद रखना ये वही है, ये एकदम वही है। क्या? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, एकदम वही है। सिर्फ तुमने क्या किया है? x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स लिख दिया है और y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और होगी, देखो क्या, क्योंकि वर्टेक्स जो है वो हमेशा x एक्सिस पे ही है, क्योंकि वर्टेक्स हमेशा x एक्सिस पे है, तो ये k 0 हो जाएगा। अगर पॉइंट, कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा सिंस द वर्टेक्स लाइज on x axis, therefore k equals to 0, y coordinate 0 होगा, therefore above equation becomes ये क्या हो जाएगा? y minus 0 square, मतलब y square equals to 4a x minus h equals to 4a x minus h। और ये है तुम्हारा वो इक्वेशन, ये है तुम्हारा वो इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करता है ऑल द पैराबोलास हैविंग एक्स एक्सिस एज देयर एक्सिस। तो ये वो जनरल सॉल्यूशन है। अब इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं? 2, a एंड h। इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और इसका आंसर, इसका डिफरेंशियल इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। चलो फटाफट इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो और ये आंसर जल्दी से लेके आओ। ओके, वीडियो पॉज करो और जल्दी से सॉल्व करो इसको फटाफट। सो in this general solution we have 2 arbitrary constants, so I will have to differentiate it twice. So I will write differentiating with respect to x, d by dx of y square equals to d by dx of 4a into x minus h। देखो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन से हैं? a और h, ये दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो देखो डिफरेंशिएटिंग चालू हो गया, d by dx of y square, so क्या होगा? 2y d by dx of y equals to 4a कांस्टेंट है
बाहर लिख दो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एच 1 माइनस 0. अभी देखो डिवाइड थ्रू आउट बाई 2, सो वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2a. ओके 4a का 2a हो गया क्योंकि 2 से डिवाइड किया तुमने, और 2a into 1 is 2a. अब एक बार और डिफरेंशिएट करना है. So differentiating with respect to x, so क्या मिलेगा d by dx of y into dy by dx, y into dy by dx equals to d by dx of 2a. तो क्या मिलेगा देखो यहाँ पे अपने को मिलेगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा. सो y d by dx of dy by dx, d by dx of dy by dx plus dy by dx and d by dx of y. Y derivative of dy by dx plus dy by dx derivative of y equals to 0. तो ये हो जाएगा तुम्हारा y d2y by dx2 plus dy by dx the whole square equals to 0. देखो यही है differential equation. This is the required differential equation. This is the required differential equation. Okay, thank you. ये पूरा कंप्लीट करिए और बार बार इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए so that you become good in all these problems.